गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। बिल्कुल साइलेंटली सुनोगे सभी ध्यान से। ओके, सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने, जैसे थॉमसन ने, कल हमने स्टडी किया था थॉमसन ने स्टूडेंट्स जब एटम में बता दिया था कि न्यूक्लियस में उसने क्या बताया था कि ये पॉजिटिव स्फीयर है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड अब ये देखना चाहता था कि इन इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से अरेंज है। तो उसके लिए इसने क्या किया, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली। कौन सी फॉइल स्टूडेंट्स? गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल सबने देख रखी, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, गोल्ड फॉइल होती है। गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट की उसने? क्योंकि गोल्ड हमें मालूम है कि मोस्ट मैल्युएबल है। ठीक है, तो जितना उसको थिन करना चाह रहा था उसमें मैक्सिमम थिन हो सकता था वो। ठीक है, तो आप जो ये गोल्ड फॉइल ली थी इसमें, तो ये कितने एटम थिक थी? ध्यान से देखो, ये कितने एटम थिक थी? 1000 एटम। सो 1000 एटम थिक। 1000 एटम क्या थी बेटा? ये थिक। और इसने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स पास किए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज। क्या है? डबली चार्ज आयंस। डबल चार्ज आयंस, उनको क्या बोला था? अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स लिए क्यों? इनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। इतनी एनर्जी की इजीली उसके अंदर से, गोल्ड फॉइल के अंदर से ये पास हो सकते थे। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है? डबली चार्ज आयंस, और जिनका मास क्या था? 4 यूनिट। समझ आएगा ये चीज? अब इसने क्या किया, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ये अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज पता चल गया। हमें गोल्ड फॉइल ली थी जिसका कितने थिक थे? गोल्ड 1000 एटम थिक। इतनी गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी। अब देखो स्टूडेंट्स, उसने गोल्ड फॉइल में, मैं आपको यहाँ पे एटम बना के दिखा रही हूँ, जैसे एक एटम, ये सारे एटम दिख रहे हैं। अब इन एटम्स को जब इनके अंदर से फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जब इसके अंदर से पास किए, उसने क्या किए, इसके अंदर से पास किए, तो उसने सोचा था कि ज्यादा डिफ्लेक्शन तो नहीं होगी। जो उसने रिजल्ट सोचा था एक्चुअल में वो रिजल्ट नहीं आया, उससे बिल्कुल अलग चौंकाने वाला रिजल्ट उसको मिला। उसने क्या देखा, जब ऑब्जर्वेशन थी, जैसे उसने अल्फा फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, यहाँ पे इनको लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, अभी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स देखो यहाँ पे सेंटर में। मान लो कोई चीज, अभी तो हम इसको नहीं भी मान सकते क्योंकि अभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक बार लगा के इसको रख रखा है यहाँ पे। तो देखो, जैसे इसके अंदर से ऐसे हमने पास किए ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। दूसरा उसने क्या देखा, जब गोल्ड फॉइल के अंदर ये ऐसे, गोल्ड फॉइल में हमें मालूम है एटम्स, ऐसे सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से जब ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स उसने देखा, तो ये है उसका ऑब्जर्वेशन। ये सारा जो मैं बता रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, ये सारी उसकी ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को इसके अंदर से मूव करने की कोशिश की, तो उसने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, कि सम अल्फा पार्टिकल्स, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे विद ए स्मॉल एंगल। जैसे मान लो यहां से है, तो ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गए थे स्मॉल एंगल से, इस तरीके से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। और तीसरा उसने देखा कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, मीन्स आउट ऑफ 12,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो सेम पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे वो गया है उसी पोजीशन पे वो सेम आ गया। जैसे यहां पे ये यहां पे दिख रहा है, तो जिस पोजीशन से वो गया उसी पोजीशन से रिबाउंड एट द सेम पोजीशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन की उसने, जब इसके अंदर से गोल्ड फॉइल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स पास किए, तो व्हाट हैपेंड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट।
some alpha particles deflect through a small angle. और सरप्राइज से देखा कि जो एक 12,000 में से आउट ऑफ 12,000, ठीक है, 12,000 में से एक ऐसा आ रहा था जो क्या था, सेम जिस पाथ से गया उसी पाथ से वो वापस आ गया, मीन्स 180 आप कह सकते हो, 180 हो गया ना, ये 180 से सेम आ गया। तो ये इसने क्या थी बेटा, ये सारी उसने ऑब्जर्वेशन देखी थी। इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन लिया, कोई चीज अगर मान लो ये दीवार है, इस दीवार के अंदर से अगर सारी चीज आर पार हो जाए तो हम क्या सोचेंगे कि इस दीवार के अंदर एम्प्टी स्पेस तो बहुत है, दिमाग में एक चीज आएगी ना हमारे। अगर मान लो ये जैसे ये चीज यहाँ पे देखो, ये पतला सा कोई चीज है, अगर ये इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी हार्ड चीजें आपस में जुड़ी हुई है तो इसके अंदर से कोई चीज पास नहीं होगी, तो हम सोचेंगे अंदर इसके पता नहीं ऐसे हार्ड क्या चीजें लगी हुई है, भी कोई भी चीज इसके अंदर से पास नहीं होगी। लेकिन अगर इसके अंदर एक चीज यहाँ लगी हुई है, दूसरी चीज यहाँ है और तीसरी यहाँ है, तो बीच में क्या होगी, काफी स्पेस बच गई इसमें, तो इसका मतलब वो चीज आर पार काफी चीजें पास हो रही है, तो हम ये सोचेंगे कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है। दिमाग में कंक्लूजन आएगा हमारे, ये कंक्लूड करें। तो लेट्स वी विल सी, देखते हैं बेटा कि ये तो उसकी ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने एक्चुअल में ये सारा क्यों किया, वो क्या देखना चाहता था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि थॉमसन ने क्या बताया था कि वो पॉजिटिवली स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे वाटरमेलन में जो काले बीज होते हैं वो क्या है, उनको इलेक्ट्रॉन्स बता दिया, जो काले रंग के जो बीज होते हैं एम्बेडेड है। लेकिन और जो पॉजिटिव स्फीयर है वो पॉजिटिव पार्ट आ गया, पार्टिकल आ गया। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता था, तो यहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी। अब देखते हैं उसका रदरफोर्ड का कंक्लूजन क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन या कंक्लूडेड, व्हाट ही कंक्लूडेड, या व्हाट वाज हिज कंक्लूजन, उसने क्या सारी ऑब्जर्वेशन से निकाला। तो फर्स्ट, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, तो क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस है, यही निकाला ना, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या था फर्स्ट पॉइंट, Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the cold coil without getting reflected. yes, so most of the alpha particle pass straight, most of the alpha particle pass straight ही होते गोल्ड फॉइल में। so without deflection, बिना किसी डिफ्लेक्शन से जब अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट हो गए, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो ये आप लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज स्पेस। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty। अच्छा, ये किस बेस पे उसने बताया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, तो इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है। दूसरा पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of an atom occupies very little space. यस, सो वेरी फ्यू, बहुत कम थे जो अपने पाथ से क्या थे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए थे ना, बहुत ऐसे कम थे जो अपने पाथ से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए थे। मान लो जैसे ये एटम था, यहाँ पे एक का ही बनाती है, दूसरा बनाती हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जैसे ये एटम है और यहाँ से जो ये इसका यहाँ, तो इससे क्या है ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए थे, या इसके यहाँ से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए थे। सो मोस्ट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शोज डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चीज है, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा
देखो अल्फा पार्टिकल्स के भी चार्ज कौन सा होता है बेटा, पॉजिटिव। और हमें मालूम है सेम चार्ज वाली चीज क्या करती है, रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या है, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। डबल चार्ज है, वो डबल चार्ज किसका है, हीलियम पे ऐसे डबली चार्ज, ठीक है। सो हीलियम पे डबली चार्ज किया है हमने, जिसका अल्फा पार्टिकल्स हमने कहा है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है, जब ऐसे स्ट्रेट पास होके गए तो यहाँ से ये डिफ्लेक्शन शो किया, तो इसका मतलब एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चीज है, तभी उसने डिफ्लेक्शन शो किया है, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। सो यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट हमने देख लिया कि क्या था, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड देयर पाथ। इसका क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट देयर पाथ, बहुत कम है जिन्होंने अपने पाथ डिफ्लेक्ट किया गया। क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया ना पॉजिटिवली चार्ज। सो पॉजिटिवली चार्ज जो चीज है वो ऑक्युपाई वेरी लिटिल स्पेस, ये इसका मतलब। अगर बहुत ओनली सम, मोस्ट तो स्टेट ही गए पास, ओनली सम शोज डिफ्लेक्शन, इसका मतलब एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज कोई स्पेस कवर हो रखी है, ऐसी कोई स्पेस किसी चीज ने कवर कर रखी है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, उसी की वजह से क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा, very small fraction of alpha particles were deflected by 1 dB, indicating that all the positive charge and mass of the golden atom were concentrated in a very small volume within the atom. सो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, आपने देखा होगा वेरी स्मॉल फ्रैक्शन कितना बताया था उसने, कि 12,000 में से एक ऐसा आ रहा था जो क्या है अपना, जैसे ये हो गया यहाँ पे था ये इस तरह, तो जिस पाथ से ये गया बेटा उसी पाथ से ये वापस आ गया, जिस पाथ से गया पोजीशन वेरी उसी पाथ से आ गया। सो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, सो बहुत एक छोटा सा फ्रैक्शन ले सकते हो, जैसे एक 12,000 आपने इस तरीके से उसके अंदर से एटम के अंदर जब चीज गई है, अल्फा पार्टिकल्स गए हैं, तो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन मतलब 12,000 में से एक ऐसा है जो पार्टिकल्स वो क्या है, सेम पोजीशन में, मतलब 180 पे ही सेम पाथ पे आ गया। तो इससे क्या इंडिकेट हुआ, व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, सो एटम वेर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। एटम जो है यहाँ पे देखो, जो पॉजिटिवली यहाँ पे बताया पॉजिटिवली चार्ज एंड मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एंड मास, याद रखो मास और पॉजिटिवली चार्ज दोनों चीजें सो यहाँ देखो बेटा पॉजिटिवली चार्ज। सो इससे थर्ड पॉइंट से उसने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जब सेम पाथ से अगर कोई चीज डिफ्लेक्ट होके सेम पोजीशन पे रिबाउंड हो गई, मतलब वेरी स्मॉल फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि एक जो गया 12,000 में से वो सेम पाथ पे वापस आ गया, इसका मतलब कोई ऐसा वॉल्यूम सेट, ऐसा वॉल्यूम है जितने कोई छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे कंसंट्रेट हो रखा है, जिसमें मास और पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड का उसके अंदर कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया का वॉल्यूम कवर कर रखा है, जिसमें क्या है उसका मास भी और उस पर चार्ज भी कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब ये तीनों चीजों के बाद अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि गोल्ड, उसने कंक्लूजन देखा, पहले ऑब्जर्वेशन देखी गोल्ड रदरफोर्ड ने कि जब ऐसे ऐसे किया, गोल्ड फॉइल्स अल्फा पार्टिकल्स पास किए तो कोई स्ट्रेट गया, कोई स्मॉल एंगल से गया, कोई सेम पाथ से वापस आ गया। फिर उसने अपने कंक्लूजन लगाया कि वहां पे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, वहां से सेंटर में कोई ऐसे पॉजिटिव वॉल्यूम, पॉजिटिव स्फीयर, सेंटर में ऐसी कोई चीज है जिसपे मास और उसका
चार्ज उसी पे डिपेंड है, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना है, बिल्कुल थोड़ा सा वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये हो गया उसका कंक्लूजन। अब इसके बेस पे उसने क्या दिया था, न्यूक्लियर मॉडल दिया था। न्यूक्लियर मॉडल मतलब उसने न्यूक्लियस के बारे में, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने भी बताया। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो अब तीसरा देखते हैं बेटा, उसका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो तीसरा देखो, लास्ट में आप देखो यहाँ पे, सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदर पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सो अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है, उसने क्या दिया, न्यूक्लियर मॉडल दिया। एटम के बारे में उसने न्यूक्लियर मॉडल दिया। फर्स्ट उसने अपने पॉइंट में क्या बताया था, हु विल टेल? ओके, There is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass, बोलो। nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Yes, all the mass of the atom reside in the nucleus. इसका मतलब एटम का जितना मास है, फर्स्ट पॉइंट बोला है, ऑल द मास ऑफ द एटम। एटम का जितना मास है वो किसके अंदर केंद्रित है, किसके अंदर केंद्रित है, न्यूक्लियस में, एक सेंटर में केंद्रित है। मतलब जितना भी मास है एटम का वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर में। उस सेंटर को क्या कहा था उसने, न्यूक्लियस। उसको क्या कहा था स्टूडेंट, उसने न्यूक्लियस कहा था। समझ आ गया कि इसने ये फर्स्ट पॉइंट दिया था, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज, क्या बताया था, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एक सेंटर है। क्या बताया, एटम के अंदर, ये एटम हो गया, एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसको क्या कहा था उसने, न्यूक्लियस है, और सारा मास इसके अंदर कंसंट्रेटेड है। दूसरा पॉइंट, हु विल टेल? The electrons revolve around the nucleus in circular paths. यस, दूसरा पॉइंट उसने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल में अपना दिया था कि जो ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो उसने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करे इन ए परफेक्ट ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या हो गया, एक परफेक्ट पाथ। मान लो इस पाथ में यहाँ मूव कर रहे हैं, इस पाथ में मान लो ये इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में परफेक्ट पाथ पे मूव कर रहे हैं। दूसरा उसने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया। थॉमसन ने तो कहा था कि कहीं कहीं पे बिखरे हुए पड़े हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, एक स्फीयर के अंदर कहीं पे भी हो, वो सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो ब्लैक सीड्स को डोनेट कर दिया था इसने। बट इसने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स एक परफेक्ट ऑर्डर में, परफेक्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट उसने न्यूक्लियर मॉडल में ये दिया था। तीसरा पॉइंट क्या बताया था उसने, who will tell third point students? The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. यस, तीसरा पॉइंट ये बताया था उसने कि मैंने ये एटम बताया देखो, और ये न्यूक्लियस, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, एटम का और न्यूक्लियस का कंपैरिजन करें, तो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज क्या है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल। उसने क्या बताया कि एटम का जो साइज है और न्यूक्लियस का जो साइज है, दोनों को कंपैरिजन करें तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। समझ आ गई तीनों पॉइंट्स? तो ये थे न्यूक्लियर का मॉडल ऑफ एन एटम। पहला उसने एक पॉइंट उसने ये बताया कि एटम का जो साइज है वो न्यूक्लियस के साइज, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। दूसरा ये बता दिया कि जितना भी मास है न्यूक्लियस का, एटम का जितना भी मास है वो किसके अंदर कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में, और एक्चुअल में न्यूक्लियस में ही है। कैसे न्यूक्लियस में है? अगर आज हमें मालूम है कि देखो ये इसने थॉमसन ने लिखा था
पहले आपको ही बता रही मैं। आज के अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मान लो सोडियम है, तो सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम का मास 23 है। तो न्यूट्रॉन्स का मास कितना है? 12। और प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? हमेशा 11। तो प्रोटॉन्स 11 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मास में से प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे। 23 में से जब प्रोटॉन्स माइनस कर दिए तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई। तो देखो मास, तो न्यूक्लियस, ये मान लो ये सोडियम एटम बना रखा है मैंने, तो सोडियम का मास 23 होता है। तो 23 यानी न्यूट्रॉन का 12 और प्रोटॉन का 11। तो देखो स्टूडेंट्स, मास, इसका मास किस पे डिपेंड हो गया? न्यूक्लियस पे 1। तो ये गोल्ड, इसमें गोल्ड एटम को लेकर जब इसने ये अपने साइंटिस्ट ने इसने स्टडी की थी रदरफोर्ड ने, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि एटम का मास न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है। एटम न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पेयर है ना, उसने बताया था सेंटर के अंदर। ओके, तो ये न्यूक्लियस का है। उसके बाद याद रखो, रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। रदरफोर्ड को क्या किया जाता है? What you call students Rutherford, father of nuclear physics। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, रदरफोर्ड जो था ना स्टूडेंट्स, उसने वर्क किया था रेडियो एक्टिविटी के ऊपर भी। उसने किसके ऊपर वर्क किया था? रेडियो एक्टिविटी। एंड ही ऑल्सो वर्क ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर भी वर्क किया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। और तीसरा, उसको नोबेल प्राइज मिला था 1908 में। उसने वो किसमें मिला था उसको? केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में उसने यहाँ पे केमिस्ट्री में अच्छा वर्क करने के लिए उसको यहाँ पे 1908 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। सो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए क्वेश्चन पुट करूं मैं लास्ट में। सो यहाँ पे देखो बेटा, आज का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मास of alpha particles? So, what was the mass of alpha particles taken by the Rutherford in his experiment? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि रदरफोर्ड ने कितना अल्फा पार्टिकल्स का मास लिया था। यू कैन गिव योर आंसर।